हेलो बच्चों, कैसे हो? गुड इवनिंग। बहुत अच्छे होंगे। कल मैंने आपको बेटा विज्ञान की में जो टॉपिक है आपका बेटा धातु अधातु, उसके बारे में बात करते हैं। मैं बहादुर सिंह चौधरी, ठीक है ना बेटा। तो जो मैंने कल आपको बताया था धातु अधातु के बेटा, मैंने कल आपको गुण बताए थे, जो भौतिक गुण थे। मैं एक बार उनको बेटा कल वाले टॉपिक को एक बार रिवाइज करना चाह रहा हूँ, जिससे क्या है कि जो बच्चे कल नहीं आए होंगे ना, वो आज इसको देख लेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया था बेटा कि धातु क्या होती हैं। तो सबसे पहले बताया था कि धातु कैसी होती है बेटा, चमकदार होती है। कैसी बेटा? चमकदार होती है। नंबर 2 मैंने बताया कि जो धातु होती है कठोर होती हैं। कैसी होती है बेटा? कठोर होती हैं। नंबर 3 मैंने बताया था आपको कि जो बेटा धातुएं होती हैं वो किसमें क्या है बेटा, उनमें तन्यता पाई जाती है। धातु में क्या पाई जाती है बेटा? तन्यता पाई जाती है। और मैंने आपको और बताया था कि जो धातु होती हैं वे विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं, ठीक है बेटा। और इसमें मैंने एक पॉइंट और बताया था आपको कि जो धातुएं होती हैं वे आघात वर्धनता होती हैं, ठीक है ना। एक और पॉइंट बताया था बेटा मैंने आपको कि जो धातुओं के गलनांक उथनांक होते हैं बेटा, वो कैसे होते हैं? उच्च होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेके बताऊं, जैसे AU, इसको बेटा आप सोना बोलते हैं, ठीक है ना। नंबर 2 AG, आप उसको बेटा चांदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? चांदी। और आपका FE, इसको बेटा आप लोहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? लोहा। एक आपका CU, इसको बेटा आप क्या बोलते हैं? कॉपर बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपको दिख रही होंगी ये सभी क्या है बेटा? धातु हैं। तो इनमें जो पहला पॉइंट बताया था मैंने आपको कि धातुएं चमकदार होती हैं, तो बेटा इन सब में चमक पाई जाती है, तभी ये धातु कहलाती हैं। नंबर 2 बेटा मैंने आपको बताया था कि ये कठोर होती हैं। आपको दिख भी रहा होगा, सोना भी कठोर होता है बेटा, चांदी भी कठोर होती है, लोहा भी कठोर होता है और कॉपर भी कठोर होती है। आगे बात करते हैं कि बेटा इनमें क्या पाई जाती है? तन्यता पाई जाती है। क्या पाई थी बेटा? तन्यता पाई जाती है। वो कैसे बात करते हैं कि तन्यता क्या होती है? जिसके तार खींचे जा सकते हों। क्या बेटा? जिसके तार खींचे जा सकते हों उन्हें आप क्या कहते हैं बेटा? तन्यता कहते हैं। इसी प्रकार मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो मैंने लिखा था कि इनके विद्युत और ऊष्मीय जो गुण होते हैं बेटा वो सुचालक होते हैं। अर्थात बेटा आपको मालूम होगा कि जब इनमें हम धारा प्रवाहित करेंगे तो आसानी से इसमें करंट प्रवाह हो जाएगा और वो करंट हमें भी लग सकता है। जैसे लोहे की कोई धातु ले लो, अगर आप उसमें करंट प्रवाह करोगे और जरा सी भी उसको टच कर देंगे तो हमें भी करंट लग जाएगा ना। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि इनमें धारा प्रवाहित हो जाती है। अच्छा, ऊष्मा की भी सुचालक होती है। अगर इनको धूप में रख दिया जाए तो ये भी तो गर्म हो जाती है। हो जाती कि नहीं हो जाती बेटा? तो ये क्या है? धातुओं के गुणधर्म। बात करते हैं अधातु क्या होती हैं। अधातुएं बेटा अचमकदार होती हैं, अचमक रहित होती हैं, इनमें कोई चमक नहीं पाई जाती। जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, कार्बन के जो पदार्थ बने हुए हैं वो, ठीक है ना, उनमें कोई चमक नहीं पाई जाती, ठीक है ना। इसको आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बता रहा हूँ फिर कि धातुओं में कोई तन्यता नहीं पाई जाती। क्या आप लकड़ी के तार बना सकते हो? नहीं बना सकते ना बेटा। तो इनमें कोई तन्यता नहीं पाई जाती। आघात वर्धनता नहीं पाई जाती। आघात वर्धनता का मीन्स का आघात, किसी पर चोट देना, और वर्धनता मतलब फैल जाना। तो जब हम किसी को चोट देते हैं तो वो एक चादर के नुमा बदल जाए, तो ये सिर्फ गुण में किसे पाया जाता है बेटा? धातुओं में पाया जाता है, अधातुओं में नहीं पाया जाता, ठीक है बेटा। आगे इसी को बढ़ाते हुए मैं आपको बता रहा हूँ कि अधातुओं में जो होती हैं वे विद्युत और ऊष्मा की कैसी होती है बेटा? को चालक होती हैं। आप लकड़ी को देखो, क्या लकड़ी धूप में गर्म हो जाती है? हाँ मैं मानता हूँ हो तो जाती है, लेकिन जो एब्सोल्युटली आप देखोगे वो इतनी गर्म नहीं होती। आगे बात करते हैं, आप देखोगे कि लकड़ी में कभी आपको करंट लगा है क्या? नहीं लगा ना बेटा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती। और इसी का कारण ही, किसके बेटा? इसी का कारण ही जो अधातु होती हैं वो विद्युत की क्या होती है बेटा? को चालक होती हैं। लेकिन अगर आप लकड़ी को पानी से भिगो लोगे, क्या कर लोगे बेटा? पानी से भिगो लोगे, तो भिगा दोगे या फिर भिगो कुछ भी कर लो बेटा, तो वो क्या होगा?
उसमें करंट प्रवाह हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जब लकड़ी को पानी में डालोगे तो जो पानी है ना वो लकड़ी के ऊपर एक परत बना लेगा, और जो परत बना लेगा ना बेटा उसमें क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाएंगे। और आपको पता है जहाँ जहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वहाँ पर हमें करंट या फिर कह सकते हैं विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। अगला पॉइंट है, ये अधातु जो है ना वो तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी। तो पहले मैं बात करता हूँ वह कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो मैंने आपको कल बताया था ब्रोमीन है। क्या बेटा? ब्रोमीन। अच्छा, गैस की तो आप जानते ही हो O2 ऑक्सीजन कैसे बेटा एक अधातु है। और आप बात करते हैं जो हमारा नमक होता है ना आयोडीन, वो क्या है? अधातु, जो ठोस अवस्था में पाया जाता है। आगे बात करते हैं बेटा, यहाँ मैंने एक पॉइंट लिखाया था कर नोट लिखा के, ग्रेफाइट है बेटा। जो ग्रेफाइट होता है ना वो है तो क्या? अधातु। अधातु क्यों बोलेंगे उसको ग्रेफाइट को? क्योंकि बेटा वो कार्बन का अपर रूप है। क्या बेटा? वो कार्बन का अपर रूप है। और आप जानते हो कि कार्बन किसका बना होता है? कार्बन क्या होता है बेटा? एक अधातु होती है। क्या बेटा है? कार्बन अधातु होती है। तो जब अधातु है, कार्बन अधातु है, तो कार्बन से बना है ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट भी क्या होगा बेटा? अधातु होगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? अच्छा, कल ज़्यादा टाइम मैंने आपको तत्व लिखाए थे, परमाणु लिखाए थे 1 से लेकर 20 तक, और मैंने बोला था बेटा कि आप इनको कल याद कर लाना। जब आप याद कर लोगे तो मैं इससे आगे टॉपिक कराऊंगा। तो मैं आज उसी टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, और धातु वाला टॉपिक को मैं थोड़ा सा ब्रेक करता हूँ या विश्राम, इसको कल या परसों पढ़ाएंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये चीज़ ना बेटा इसमें आगे आएंगी, ठीक है ना। जब आप इनको नहीं सीख पाओगे तो ये भी चैप्टर आप नहीं कर पाओगे। तो बेटा आपको बोर्ड पे कुछ लिखा दिख रहा होगा, यहाँ इसे कहते हैं एक्स। क्या बेटा? एक्स कोई परमाणु है, हमें नहीं पता क्या है, लेकिन हमने एक्स मान लिया। अब जब हमने इसको एक्स मान लिया तो ये वाला हिस्सा होता है उसे परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? परमाणु क्रमांक कहते हैं। और ये वाला हिस्सा होता है उसे परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। और ये वाला जो हिस्सा होता है उसे कहते हैं बैलेंसी, उसे कहते हैं संयोजकता। क्या कहते हैं बेटा? संयोजकता बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आगे बात करते हैं। परमाणु क्रमांक को एटॉमिक नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, इसको एटॉमिक मास और इसको बैलेंसी बोलते हैं। तो इनकी कुछ बेटा मैं आपको परिभाषा बोल के बता रहा हूँ। तो नंबर 1 आप लिखोगे कि परमाणु क्रमांक क्या होता है। ठीक है बेटा? तो परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु क्रमांक जब किसी परमाणु को जिस स्थान पर रखा जाता हो तो वह उस परमाणु का क्रम होता है। ठीक है बेटा? आप कह सकते हो कि परमाणु क्रमांक जब किसी परमाणु को जिस स्थान पर रखा जाता है तो वह उस परमाणु का क्या होता है बेटा? क्रम होता है। जैसे मैं सबसे छोटा एग्जांपल लेके देखूं, हाइड्रोजन। क्या लूँ बेटा? मैं हाइड्रोजन लेके देखूं, ठीक है ना। और आपको पता है हाइड्रोजन को 1 नंबर पर रखा गया है। क्या नंबर बेटा? 1 नंबर पर। जो मैंने आपको कल बताए थे ना बेटा, उन्हीं को आप देखना। इसको 1 नंबर पर रखा गया है, तो आप कह सकते हैं कि इसका परमाणु क्रमांक क्या हो गया? 1 हो गया। क्या हो गया? 1 हो गया। मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन की। किसकी बेटा? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन को 8 नंबर पर रखा गया है। क्या नंबर पर? 8 नंबर पर। तो आप कह सकते हो कि ऑक्सीजन का क्या होता है? 8 होता है। यहाँ तक आपको सब क्लियर हो गया होगा। तो परमाणु क्रमांक एक बार फिर से बोल के बता रहा हूँ कि जब किसी परमाणु को जिस स्थान पर रखा जाता है तो वो उस परमाणु का क्रम होता है।
आगे बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान। जब किसी परमाणु का भार या वजन मापा जाता है तो उसे परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, जब किसी परमाणु का भार या वजन मापा जाता है तो उसे परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। जैसे मैं बात करूं हाइड्रोजन की, तो एक होता है, इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 1.008 होता है। तो आप कह सकते हो कि जब इसको हमने मापा होगा तो इसका जो द्रव्यमान कितना निकल के आया बेटा 1.008 होता है। ठीक है ना। और लेकिन हम लिखते क्या है बेटा, इसका सिर्फ एक ही लिखते हैं। तो आपको ये कभी डाउट नहीं करनी है, एक लिखो तो अभी आंसर आपका आएगा। नंबर 3 बात करते हैं संयोजकता। जब किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं, जब किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं तो उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। ठीक है बेटा, तो आपको याद रखनी है, सिर्फ परिभाषा याद रखनी है बेटा, और मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा। जब किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास भरते हैं तो उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? संयोजकता कहलाती है। यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा। एक और फिर से मैं बता रहा हूँ आपको कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, कि जब किसी परमाणु को जिस स्थान पर रखा जाता है तो वो क्रमांक होता है, और जिसका जो वजन है बाहर होता है वो परमाणु द्रव्यमान होता है, और बाह्यतम कोश में जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या बोलते हैं आप? संयोजकता बोलते हैं। अब बेटा मैं परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। अर्थात ये चीज़ें तो बेटा हमारे पास हैं जो मैंने कल आपको लिखाई है, क्रम से बताया 1 से लेकर 20 तक।
लेकिन ये चीज़ें कैसे निकालते हैं, मैं अभी आपको 2 नियम बता रहा हूँ और आप उन नियमों को याद कर लेना, आपको आगे तक काम आएंगे। नियम नंबर 1, जब किसी जब परमाणु क्रमांक एक सम संख्या हो तो परमाणु क्रमांक गुणा 2 करते हैं। ठीक है बेटा, जब परमाणु क्रमांक एक सम संख्या हो तो क्या करते हैं, परमाणु क्रमांक 2 करते हैं और क्या निकल के आता है, परमाणु द्रव्यमान निकल के आता है। बात 2 की करते हैं, जब परमाणु क्रमांक एक विषम संख्या हो तो परमाणु क्रमांक गुणा 2 करते हैं प्लस 1 और करेंगे बेटा। ठीक है ना, तो यहाँ तक आपको लिखना याद करना है बेटा कि जब परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं तो पहला पॉइंट लिखाया मैंने कि जब परमाणु क्रमांक एक सम संख्या हो तो परमाणु क्रमांक 2 का गुणा करते हैं, और एक विषम संख्या हो तो परमाणु क्रमांक बेटा 2 का गुणा तो करते ही करते हैं, प्लस 1 और जोड़ते हैं। अब आपको क्या करना है कि बेटा ये जो रूल है ना कहीं कहीं फॉलो नहीं होता। जैसे मैं बात करता हूँ नंबर 1 हाइड्रोजन, ठीक है बेटा, ये जो रूल है ना इस पर लागू नहीं होते, ध्यान रखना बेटा, ये इस पर लागू नहीं होता क्योंकि हमको पता है इसका जो क्रमांक 1 है और 1 क्या होता है बेटा, इसका परमाणु द्रव्यमान होता है। ठीक है ना, आगे बात करते हैं, मैं ले रहा हूँ हीलियम, क्या ले रहा हूँ बेटा, हीलियम की बात कर रहा हूँ। तो आपको दिख रहा है कि हीलियम क्या नंबर पे आता है बेटा, 2 नंबर पे आता है, तो मैंने यहाँ लिखा 2। ठीक है बेटा, अब जैसे ही 2 संख्या आई तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि समय के विषमय, तो ये क्या बेटा, सम संख्या है, और जब ये सम है तो लिखा रखा है मैंने कि जब परमाणु क्रमांक एक सम संख्या हो तो परमाणु क्रमांक में क्या गुणा करते हैं बेटा, 2 का गुणा करते हैं। तो आप क्या करोगे, 2 गुणा 2 बराबर 4 होगा। तो आप कह सकते हैं इसका जो बेटा परमाणु द्रव्यमान होगा, क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान होगा, वो कितना होगा, 4 होगा। और वो मैं कहाँ लिखूँगा, यहाँ, क्योंकि ये देखो ये लिख रखा है, ये जो X है ना ये अपना क्या हो गया, हीलियम हो गया, ये जो 2 है ना ये क्या हो गया, परमाणु क्रमांक हो गया, और जो 4 है ना वो परमाणु द्रव्यमान हो गया। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। अब मैं आगे बात करता हूँ, आगे लेके चलता हूँ, मैं बात करता हूँ लिथियम की। ठीक है ना, और लिथियम का नंबर पे आता है 3 नंबर पे आता है। तो जैसे ही 3 संख्या आई तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि समय के विषमय, तो आपको लगना चाहिए ये क्या है, विषम संख्या है, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि परमाणु क्रमांक में 2 का तो गुणा करेंगे, 2 का गुणा दोनों में करेंगे, लेकिन विषमय क्या 1 और जोड़ देंगे। तो क्या करेंगे, 3 गुणा 2 प्लस 1 कर देंगे, तो 3 दूनी 6 7 हो जाएगा। तो इसका परमाणु द्रव्यमान क्या हो गया, 7 हो गया, क्या हो गया, 7 हो गया। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, आगे बात करते हैं।
आगे बात करते हैं, कुछ अपवाद है बेटा। क्या है? अपवाद, कि ये रूल कहाँ कहाँ फॉलो नहीं होता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। अपवाद क्या है? नंबर 1 बेरिलियम, नंबर 2 नाइट्रोजन, ठीक है ना। तो आपको पता है कि बेरिलियम का जो क्रमांक होता है वो 4 होता है और नाइट्रोजन का 7 होता है, ठीक है। अब बेटा इनको ध्यान रखते हुए मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, तो फॉलो तो मैं करूँगा लेकिन विपरीत करूँगा। वो कैसे? कि यहाँ 4 है और आप जानते हैं 4 सम संख्या होती है, लेकिन इस वाले में मैं इसको नियम को फॉलो करूँगा और इस वाले में मैं इसको नियम को फॉलो करूँगा। अर्थात सम वाले में विषम का और विषम वाले में सम का रूल फॉलो करूँगा। यही सही है बेटा। तो मैं देखता हूँ कि मेरे पास इसका देखते हैं। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, 4 गुणा 2 प्लस मैं 1 करूँगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि है तो सम, लेकिन मैं किसको कर रहा हूँ? विषम वाले को। तो 4 2 8 और 1 9 हो गया, तो इसका क्या हो गया? 9 हो गया, ठीक है ना। मैं बात कर रहा हूँ इसकी, तो 7 हो गया। 7 दूनी है तो कैसा बेटा? विषम, लेकिन इसको फॉलो करूँगा तो इसका निकालूंगा, 7 × 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा अपना 14। कितना हो जाएगा? 14, ठीक है बेटा। तो आपको क्या करना है, घर जाकर प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है 1 से लेकर 20 तक। कहाँ से बेटा? हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक 20 तक आपको बेटा इस पर प्रैक्टिस करनी है और मुझे बताना है, ठीक है ना। क्लास कैसी लगी बेटा? अच्छी लगी होगी। थैंक यू।